ठीक है। उसमें पॉजिटिव प्रॉफिट आता है, सब कुछ होता है। एलॉन मस्क की टेस्ला है, स्पेसएक्स है, सब की सब निगेटिव में, अभी तक ये लोग प्रॉफिट में नहीं आई है। तब भी ये स्टॉक प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, तो उसका कोई रीजन नहीं है, फ्री में बढ़ रहे हैं। मतलब देखो कितने दिन चलता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, क्या चीज चलती है। सर फ्री में बढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब? मैंने ना एक पोस्ट भी पढ़ी थी, उसमें भी लिखा था कि ना ये एआई की वजह से हुआ है और टेस्ला के प्राइस भी बढ़े हैं। हाँ, टेस्ला तो के सर प्राइस आप कह बढ़े रहे हो कि हैं, मतलब यही मैं कह रहा हूँ, फ्री में बढ़ रहे हैं कि इसके बढ़ने के पीछे कोई पीछे सपोर्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही बढ़ा जा रहा है। ये लक है। लक ही है, हाँ, लक और बेवकूफी, क्योंकि कोई तो खरीद रहा बेवकूफ। है, कोई खरीद भी रहा है ना इतने हायर प्राइस पे स्टॉक, तो मतलब ये कुछ इसका रीजन नहीं है, वो बस बन गया है, अब ज्यादा दिन तक टिकेगा भी नहीं। बेजोस बेजोस वापस आ जाएगा। तो इसमें मतलब ठीक है, बन गया, कोई ऐसी मगर चीज सर नहीं। वो टॉप 10 लिस्ट में बहुत समय से है सर। हाँ, नहीं, टॉप लोग 10 लिस्ट में मान रहे बहुत हैं समय से नहीं है, टॉप 10 लिस्ट में सर, अभी भी उसके यही मार्च अब के बाद आइडियाज आया पे है। बिलीव करते हैं लोग। हाँ, आइडियाज से बिलीव उसका करते हैं उसके। हाँ, अब उसको सर कोई हल्के में नहीं ले रहा, सब सीरियसली लेते हैं। तो अब बन गया तो सर सब मतलब कह रहे हैं कि भैया फ्यूचर है उसका ऐसा। सर स्पेस एक्स भी पहले कौन ही बिलीव करता था, हाँ, तो उसने अब करके कह रहे दिखाया हैं कि ना, जियो भी। तो ये उसने 2 साल पहले ही करके दिखा दिया था, उसको अब कोई अपनी बात प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और ना कोई ऐसा है कि उसकी बात को कोई ध्यान देगा। मतलब कि वो पहले भी ऐसा, वो इंटरनेट पर कुछ ना कुछ, ट्विटर पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा डाल देता है, उसके वजह से उसके स्टॉक गिर बढ़ जाते हैं। एक बार उसने खुद ही बोल दिया था मेरे स्टॉक कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई थी कि तुम कैसे बोल सकते हो भाई, तुम कंपनी हो, तुम ओवर प्राइस बोल रहे हो, लोग बेचने लगेंगे, मार्केट में दिक्कत आ जाएगी। तो उसकी आप बातों को ध्यान दो, स्पेस से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, बट अदर देन दैट आई थिंक ऐसा नहीं है। बात चल रही इलॉन मस्क की, और अभी तो उसका पिछले 6-7 महीनों से बहुत बहुत बुराई हो रही है इलॉन मस्क की। तो मेरे को लगा सर एआई की वजह से भी, उसमें एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ना आपको पता होगा इसके पीछे की स्टोरी, नहीं नहीं, तो मैंने एआई आपसे एआई पूछा। कुछ नहीं है। एआई तो कहाँ, स्पेस एक्स में कोई एआई नहीं है, टेस्ला में है जो है, सो बाकी और तो कहीं नहीं है, तो एआई की वजह से कुछ नहीं है, वो है मतलब कि बंदा सही है, वो इंडस्ट्री बदल देता है, बट बहुत ही ज्यादा किस्मती है। अगर इसकी यही कोई भी कंपनी फेल हो गई होती, तो इसको कहते हैं कि ये पागल है, लेकिन अब कहते हैं कि बहुत ही विजनरी है और ये है, तो मतलब वो सर पता है विजनरी और, मैंने इसका, हाँ हाँ सर आप बोलो। नहीं कहते, विजनरी और पागल होने में बहुत ही धागे भर का फर्क होता है, वो खाली होता है सक्सेस, और कुछ नहीं। मैंने सर टेस्ला में डेटा एनालिस्ट की वो देखी थी, वैकेंसी थी, तो उसमें मैंने देखा था कि रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। उसमें तो उन्होंने इतनी सारी रिक्वायरमेंट कर दी, पता ही नहीं चला कि क्या नहीं मांग रहे हैं। लाइनेक्स वाइनेक्स भी मांग रहे हैं उसमें तो, बहुत हम्म। बहुत चीजें मांग रहे हैं। आपने देखा है तो सर? नहीं, मैंने देखा नहीं है, मेरा दोस्त ट्राई कर अच्छा रहा था सर। टेस्ला के एआई उसके लिए। हाँ, हाँ वो बट बहुत कठिन है थोड़ा सा। सर बस एक आखिरी क्वेश्चन, बस एक आखिरी मेरा, हाँ, कि ना ये आपने ऐसे ऐसी तो पढ़ा होगा ना सर? एसईओ, नहीं, एस ई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ हाँ, हमने पढ़ा था। सर प्रेसमैन पढ़ी है आपने? हाँ, प्रश्नमनी किताब थी हमारी, 2 बार पढ़ी है। सर ये ना मतलब कैसे लगती है? मैंने कुछ वैकेंसी में देखा है कि डेटा एनालिस्ट में लगती है, ये बिजनेस एनालिस्ट में भी लगती है, मगर ये कैसे यूज होगी मतलब बाद में? अभी हम सोच रहे हैं पढ़ने की प्रेसमैन, तो उसका वो सर इम्पोर्टेंस किताब बताइए तो आप। रामायण की तरह पढ़ डालो,
मुझे ले लेकर, हमने जो पहली बार पढ़ी थी तो हमारे टीचर ने पढ़ाई नहीं थी, और दूसरी बार जब पढ़ाने आया था तो पटनी कंप्यूटर से एक कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। अब बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये इसने विप्रो टीसीएस सबको टक्कर दे रखी थी। हाँ सर मैं जानता हूँ। इसका को फाउंडर था वो। पुणे की थी ना सर ये? हाँ पुणे की कंपनी थी ना? हाँ, पुणे की कंपनी थी, पुणे की कंपनी थी। तो इसका को फाउंडर या को फाउंडिंग वीपी दूसरी बार उसने हमें पढ़ाई थी 10-15 दिन। मैं पुणे में ही था तो उसी टाइम वो आता था पढ़ाने। वो आके पढ़ाता था, बस अपनी कहानियां बताता था और कुछ नहीं करता था। दादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे और चलो आज हम बात करते हैं एटीएम की। तो उसने एटीएम के बारे में ऐसा बताया कि एटीएम इंडिया में तो अभी आया अराउंड 2000 2004-5 में। दुबई में 1980s में आ गया था, ठीक है। और तो ये लोग वही मतलब पटनी कंप्यूटर वही दुबई में किसी काम वाम के लिए गए थे, तो वहां पर गए तो इन्होंने बोला कि तो देखा कि एटीएम है। तो अब कंप्यूटर साइंस वाला कहते दिमाग चलने लगा हमारा। तो उसमें था कि भाई प्रोसेस होती है कि एटीएम कार्ड लगाओ, पिन कोड डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकाल लो, पैसे वापस निकाल लो। तो इन्होंने कहा कि चलो अच्छा आप क्या करते थे, एटीएम कार्ड लगा दिया, कुछ डाला ही नहीं, तब क्या होगा। चलो एटीएम कार्ड डाल दिया, हाँ मतलब एटीएम कार्ड डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, पैसे नहीं डाले तो कितनी देर बाद बंद होगा। फिर चलो सब कुछ डाल दिया, पैसे एटीएम कार्ड ने निकाले और हमने लेने से मना कर दिया, अब क्या होगा। तो ये जो इंडिया में अभी एक प्रॉब्लम आई थी, मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे थे, जिसकी वजह से पूरे सारे बैंकिंग को अपना क्या चेंज करना पड़ा। लोग क्या करते थे, जैसे उन्होंने 10,000 रुपए निकाले, ठीक है, एटीएम से, तो 500-500 की नोट में आए या 1,000-1,000 की नोट में आए, हमारे पूजनीय 1,000 के नोट, तो उनकी नोट में आए। तो 10 नोट ऐसे स्टैक्ड रहते थे। वो क्या करते थे, 9 नोट निकाल लेते थे, एक नोट छोड़ देते थे एटीएम में। मतलब खाली ऊपर से 9 निकाल के खींच लेते थे और एक पड़ा रहता था। तो एटीएम मशीन को क्या लगता था कि एक भी नोट नहीं निकला। और उस टाइम पर ये था कि अगर आपने नोट नहीं निकला तो 10 या मतलब 30 सेकंड बाद ये नोट वापस चले जाते थे एटीएम मशीन के अंदर। तो बैंक क्या करता था कि 10,000 निकालने तो डिडक्ट हुए, लेकिन क्योंकि नोट निकले नहीं है तो उसने वापस कर दिए। आपने यहाँ पर 9,000 निकाल लिए, तो आपके अकाउंट में अभी भी 10,000 रहेंगे, आपके हाथ में कैश 9,000 आ गया है, और बैंक को 9,000 का सीधे सीधे घाटा। इस तरह के बहुत केसेस आए थे, मतलब अराउंड 2007 नहीं 11-12 के आसपास, मतलब 8 से 12-12 के आसपास, ये इंडिया का जुगाड़ था। तो ये चीज इन्होंने 1984 में सोची थी, क्योंकि जब ये पढ़ा रहा था तब ये वाला कांड आया नहीं था। तो उसने 1984 में सोचा था कि यार अगर मैं चलो 10 नोट आए, मैंने 8 निकाल या 5 निकाल लिए, 5 छोड़ दिए, तब क्या होगा। तो वो इस तरह के किस्से देकर बताता था कि ये चीज होती है टेस्टिंग। तो कभी उसने ऐसे टेस्टिंग का बताया, कभी उसने वाटरफॉल मॉडल का कोई किस्सा बताया कि यूएस में गए थे वहां पर क्या हुआ। कभी उसने ये यूएमएल डायग्राम्स और ये सब बनाने वाले जो चीजें थी वो सब बताया, लेकिन उसने कभी सीधे इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया। पहले वो ऐसी कहानी बताता था कि ऐसे ऐसे लेकर, और फिर उसके बाद हो गया था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मतलब मैं यही कहता हूं कि देखो आपकी जो भी इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स हैं वो सब बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको मन से पढ़ो। मतलब सोचो कि कहानी की तरह पढ़ रहे हो, और कहानी की तरह पढ़ो कि अच्छा यार ये कर देंगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा तब क्या होगा। तो मजा आएगी हर सब्जेक्ट में। स्टेट मशीन टीओसी में भी आएगी, कंपाइलर डिजाइन में भी आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आएगी, और इसमें भी आएगी। और सर इतना सब याद ही नहीं रहता। नहीं तो रटने को कौन कह रहा है। अब जैसे सर ओएस, अब जैसे ना, अब मेरे लिए ना ऐसा डेटाबेस सब्जेक्ट जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपना। और ये डेटा एनालिस्ट का भी एक सब्जेक्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट हो गया। और डेटा एनालिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है। सर है 503 मेरे उसमें है कॉलेज में, उसमें सर हडूप वगैरह पढ़ाते हैं, थ्योरी बेस ही है वो। ठीक है। और सर फिर टीओसी हो गया, और क्या, और भी एक आध सब्जेक्ट है, लाइनेक्स है, तो वो इतना इसलिए हम ध्यान नहीं देते उस पे कि ना ये मेन सब्जेक्ट है तो ये करते हैं पहले। हेलो सर।
हाँ अभिषेक। सर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कॉलेज में ढंग से पढ़ा नहीं है सर, मुझे अच्छे से पढ़ना है सर। कोई है सर इसका कोई बुक वगैरह अच्छी? ड्रैगन बुक है तो वो नाम सुने होंगे इसका। मतलब ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी ना? हाँ तुम्हें मैंने उस दिन वेबसाइट बताई थी सबको मैंने, b-ok.org। तो सर ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें जो टेस्टिंग वगैरह दी है वैसी होती चीजें, अच्छे से यार पढ़ देखो, लेना उसमें। नहीं सुनो सुनो हाँ। सुनो, ये बात फिर से मेरे पास बार बार आ रहा है। मैंने उस दिन भी, अच्छा आपने आप लोग की क्लास भी थी, वो दूसरी क्लास थी, ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि ये डीएसए डेटा सिक्योर एल्गोरिथम क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसका कुछ काम आता है। तो ये क्लास के पहले 5 मिनट पहले मुझे एक स्टूडेंट का फोन आया। मैंने कहा यार काम क्या है, मतलब कि तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट कंपनीज में हो जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट कंपनीज में नहीं होगा, लेकिन जॉब तुम्हें मिल जाएगी। जॉब तुम तब भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिन्होंने आज तक डेटा सिक्योर एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है, लेकिन उनकी जॉब लगी हुई है, ठीक ठाक कमा रहे हैं। ये चीज, ये आंसर दिया मैंने। यही सवाल अभी आपका है, एससी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये सिमिलर ही है, क्योंकि जो मैंने इसमें बोला था वो मैंने बोला था कि यार हम लोग कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा मीडियोकर इंजीनियर्स होते हैं, जिनको हल्का सा आ जाता है, जॉब लग जाती है, जॉब की चलने लगती है, जिंदगी सेट हो जाती है, आगे कभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं। यही काम हम लोग सिविल और इंजीनियरिंग में नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आपने पुल बनाया है, अगर आपने कोई कार बनाई है, तो आपको वहां टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लोगों की जानें दांव पर लगी होती है। तो वहां पर उन्हीं की जॉब लगती है जो बहुत अच्छे होते हैं, या जिनकी घटिया की लगती है उनको वो सुपरवाइजरी में आ जाते हैं, वो जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट में या फिर कहीं और पर जो एग्जाम्स क्लियर करके जो बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, जो पुल्स बनाते हैं, जो कारें बनाते हैं, मैं नॉर्मल सिविल मैकेनिकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आईटी नहीं, जो जाकर पुल बना रहे, कारें बना रहे, वो सब के सब एकदम एक से एक नंबर के इंजीनियर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जब कोई काम करते हैं तो वो काम करते हैं ये मतलब कि लोगों की जानें दांव पर होती हैं वहां पर, तो उसमें वो लोग ढिलाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग सीएस वाले, मतलब ये मैं अपने को भी बोल रहा हूँ, ये आइडिया, मतलब ये विचार मेरे दिमाग में इसी वजह से आया कि हम लोगों ने ठीक से पढ़ते नहीं है। क्यों? तुम 4 साल की बीटेक कर लो, 1 रुपए की जरूरत नहीं है जब आप 3 महीने का जावा का कोर्स करके आपकी नौकरी लग जाए। तो बंदा क्यों पढ़े, बंदा क्यों एससी पढ़े, बंदा क्यों टीओसी पढ़े, बंदा क्यों डेटाबेस पढ़े, बंदा क्यों ओएस पढ़े? हमें लगता है कि यार इन सबका काम नहीं है, जॉब के लिए तो मेरे खाली जावा चाहिए मेरे को। तो हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स को दरकिनार कर देते हैं, और अपना जो भी जावा, सी प्लस प्लस, टीसीएस के क्वेश्चन लगा लिए, विप्रो के क्वेश्चन लगा लिए पिछले साल वाले, ये सब चीजें आई हैं, ये सब पढ़ लिया और हमारा काम हो गया, हमारी जॉब लग गई, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं। बट इस लेवल की नॉलेज से कभी भी हम, जो हम लोग बात करते हैं ना, अरे यार वो तो नासा के साइंटिस्ट हैं, रॉकेट साइंटिस्ट है, इसरो के रॉकेट साइंटिस्ट, उन्होंने चांद पे पहुंचा दिया। क्या आपको लगता है कि वो लोग जब पहुंचाए होंगे, वो लोग, उन्होंने कुछ अलग चीज नहीं करी, उन्होंने बस एक डिफरेंट फील्ड में इंजीनियरिंग करी है। क्या आपको लगता है कि अगर वो लोग हम ही लोग की तरह पढ़ते कि ठीक है ये 20 सब्जेक्ट है, इनको हटा दो और इसको खाली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इससे मेरी जॉब लग जाएगी, वो चीज मैं कर लूंगा, तो क्या वो लोग चांद को, आदमी को, रॉकेट्स को चांद पे या कहीं भी भेज पाते? नहीं भेज पाते। तो ये, तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद से कभी आप ये सवाल ना सोचो कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जब मान लो ये आपका पुल बनाने का वो है, तरीका है कि पुल बनाने के लिए पिलर कैसे बनेगा, उसके लिए एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर रोड कैसे बनेगी एक सब्जेक्ट है, नींव कितनी गुरेगी एक सब्जेक्ट है, मटेरियल क्या पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट से। यही सब तो होता है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वाले में। हम लोग इन सब को हटाकर सीएस वाले, हाँ भाई जावा कर लेते हैं, एक लैंग्वेज सीख ली, काम हो गया हमारा। हम लोग अपना बेस बनाते ही नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सोच लो अगर आपको आ जाए तो जब आप कल को कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे, तो आप सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान रखोगे कि उसकी डिजाइन मुझे कैसे करनी है, मुझे मतलब कि जो भी उसका यूएमएल डायग्राम बनाओगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा पार्ट होता है। मतलब मेरे ऑफिस में वो कहते हैं ठीक है डॉक्यूमेंटेशन हम कराएंगे, आप हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दो, उसके लिए अलग टीम बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि मैं तो कल जॉब छोड़ के चला जाऊंगा
परसों कोई दूसरा बंदा आएगा, वो कहेगा ये क्या लिख कर गया है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर है। तो मेरी कंपनी में तो अलग से टीम बैठी हुई है, लेकिन फिर भी हमें सब देना पड़ता है कि हाँ ये काम ये चीज कर रही है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिजाइन हो गया, यूएमएल हो गया, टेस्टिंग हो गई। जब आपको पता होगा कि हाँ एक सॉफ्टवेयर बनने में ये सारे स्टेप्स लगते हैं या ये सारे काम होते हैं, तब आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो आप उसको एकदम तरीके से बनाओगे। नहीं तो क्या करोगे, तो यार मुझे लूडो बनाना है या अमेजन बनानी है, तो चलो ऐसा करते हैं, मतलब एक वेब पेज हो जाएगा, ये काम हो गया। वेब पेज के पीछे एक डेटाबेस ले लेंगे और ठीक है, मतलब कि और ये वेब पेज पर HTML और CSS से दिखा देंगे, और बस आप इतना ही सोच पाओगे। बट जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लोगे, तब आप सोचोगे कि यार आपके इसमें से यूजर्स कौन से होंगे। और खाली यूजर्स मतलब वो नहीं है, मतलब कि यूजर का मतलब हो गया अमेजन के यूजर्स, वेबसाइट के यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो वो सब आप लिखोगे, वो बनाओगे, आपको एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार रहेगा। जब आप इतना काम कर लोगे, आपने अपनी पोथी पत्रा बना लिया है, फिर जब आप कोडिंग करने जाओगे तो आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल अपने इसको देखोगे, बोलोगे हाँ यार मैंने ये चीज सोची थी, ओके चलो अब इस पार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप किसी को डायरेक्ट ये डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हो, बोल सकते हो कि यार देखो जरा इसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं लग रही है। तो मैं अब चाहता हूँ, मतलब ये मेरी इच्छा है, अब करो ना करो, तो जॉब आपकी 40 सब्जेक्ट है, 40 सब्जेक्ट में 40 ना पढ़ो लग जाएगी। लेकिन आप एक अच्छे इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग करो, आप एक अच्छे इंजीनियर तब कहलाओगे जब आपको पता होगा कि हर चीज कहाँ कहाँ पर काम करती है। तो सॉफ्टवेयर, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। आप पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो, प्रेसमैन वाली किताब पढ़ो, उसमें एक मुझे एग्जांपल बहुत आज भी याद है, मुझे 8-10-9 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। उसमें था वो अलार्म सिस्टम और होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना था, लास्ट में है शायद किसी चैप्टर्स में होम ऑटोमेशन सिस्टम था। पहले चैप्टर में है। मतलब वहां से शुरुआत है, लेकिन वो उसी के ऊपर बिल्ड करते जाते हैं कि आपको कैसे बनाना है। केस राइट, स्टडी है इसकी। हाँ, तो ये केस स्टडी है। अब इसको तो चलो ठीक है, बुक नहीं समझ में आ रही, केस स्टडी देखते रहो, पढ़ते रहो, फिर मजा आएगी। यार हाँ, अगर आप सोचो कि अच्छा, आप ये ना सोचो कि ऐसा इसने बना दिया, इसने बता दिया, मेरे गुरु ने बता दिया, मेरे टीचर ने बता दिया, मैंने ऐसे काम कर लिया। आप देखो कि इन्होंने कैसे काम किया है, एक एक बिल्डअप करके। या फिर आप ऐसा करो, छोड़ दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, छोड़ दो ना, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, होम ऑटोमेशन सिस्टम का जो भी बुक में दिया हुआ है उसको उठा के देखो और खुद अपना सिस्टम बनाओ। मतलब सॉफ्टवेयर में नहीं, ऐसे ही पेपर में कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर आप अपने सिस्टम को इनके सिस्टम से मैच करो, देखो कि इन्होंने किस तरह से बिल्ड किया और आपने किस तरह से बिल्ड किया। तब आपकी लर्निंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कि खाली होम ऑटोमेशन इन्होंने ये बताते चले गए, आप कहोगे हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बट आपकी लर्निंग नहीं होगी। जब आप अपना बना लोगे और इनका देखोगे, फिर इनका कंपेयर करोगे, तब आपको समझ आएगा अच्छा मेरे में यार ये चीज तो मैंने सोचना ही भूल गया। तो मैं चाहता ठीक हूँ है कि सर, समझ। हाँ, मतलब नहीं, ये यस स्किप सर। करना है बिल्कुल अपने मन से करो, लेकिन आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो। हाँ, 40 में से इन्वायरमेंटल स्टडीज है, ये सब चीजें, ये सब चीजें ठीक है, चलो खाली एक उसके लिए दिया गया है। मैं तो चाहूंगा कि वो भी पढ़ो, वो भी देखो, जो कि डिफरेंट नॉलेज कहीं भी काम आ सकती है, बट कुछ मिस कर सकते हो, बट जो बेस आपके कोर सब्जेक्ट्स है उनको तो पढ़ो ही पढ़ो, उसको ना स्किप करो। और मुझे आज तक दुख होता है कि मैंने उस लड़के को ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारे पास DSA खाली इसलिए पढ़ा जाता है कि प्रोडक्ट कंपनीज में नौकरी हो जाए और कुछ काम नहीं है। मुझे आज भी दुख होता है, मैंने फिर उसको मैसेज भी किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, उसने क्लास में आना छोड़ दिया। बोला कि ये तो मेरे काम पे नहीं, नौकरी तो मेरे ऐसी लग जाएगी। अच्छा इंजीनियर बनना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर मीडियोकर लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। यस सर। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं, अपना शुरू करते हैं। आज लेक्चरबाजी ज़्यादा होगी। ओके ठीक है, तो इसमें ये कल किसी ने चला के देखा, अच्छा मैंने भेजा ही लेट था आज सुबह ही। कल हम लोगों ने कैनन लगाया था और हमने अपने प्रेडिक्शंस पढ़ा था निकाल सर। लिए। हाँ सर, पढ़ लिया था। हमने प्रेडिक्शन निकाल लिए थे और हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज थी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज थी,
बट उसमें वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती थी, क्योंकि हम लोगों ने लाइन बनाई थी, तो लाइन मान लो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ, थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। इसमें हमारे पास प्रिडिक्शंस हैं, हमारे पास मान लो 0 1 2 0 1 2, और यहाँ पर है 0 2 1 2 1 2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम, क्योंकि ये खाली, अब इसमें अगर 0 था एक्चुअल और उसकी जगह पर 0 प्रिडिक्शन आया है तो ये सही है, बट अगर एक्चुअल 2 है और उसकी जगह पर 1 आया है तो ये गलत है। यहां पर ये नहीं है कि यार अच्छा 1 से 2 की दूरी 1 है तो ये खाली 1 पॉइंट ही गलत है, नहीं, क्योंकि ये आपका है अभिषेक, ये कौन सा है 1, सटोसा, ये मान लो वर्जिनिका है, ठीक है, और सर सर 2 वाला वर्जिन का था हाँ, एंड 1 वाला 0 वाला 1 वाला वर्सी कलर है, ठीक है। तो मतलब कि ये था वर्जिनिका और आपने बताया कि ये वर्सी कलर है। अब जो भी प्लांट का नाम, जो भी फ्लावर का नाम है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि यार ये तो एक ही पॉइंट दूर है, था कुछ और, आपने बताया कुछ और, तो ये गलत ही है। इसमें आप कोई डिस्टेंस नहीं है कि कितना गलत है ना, कितना का तो मतलब ही नहीं है। आप अभिषेक हो, मैंने बोल दिया आप शाहरुख खान हो, ठीक है, तो मैं गलत ही हूं। ये नहीं कह सकता कि अच्छा ठीक है, मैं अगर राजपाल यादव बोलता तो मैं ज्यादा सही होता एज कम्पेयर टू सर शाहरुख। आप गलती है सर, शाहरुख खान बहुत अच्छी चीज है, गलत तो तो सर ऐसा, आप हाँ, नहीं तो मैंने बाद में सर राजपाल बात यादव भी तो बनाया। सर हमारा, उसमें भी गलत हो सर आप, सर वो भी बहुत बड़ी चीज है सर, उसके बिना पिक्चर नहीं चलती। हाँ ठीक है, मैं, लेकिन जैसे अगर आप शादी करने जाओगे तो सर लोग बोलेंगे कि मुझे सब, सर ब्यूटी सर किसी ने डिफाइन थोड़ी ना की है। अरे तो हम कर रहे हैं ना अभी, नहीं तो वही मैं बता, आज मैं तो जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बोलता हूँ कि मेरी बीवी चाहती थी कि उसे सलमान खान मिले, उसे मिल गया राजपाल यादव, ठीक है। तो वो, अब अरे बॉलीवुड की, सर, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसमें ये नहीं है कि, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि भैया कि ये शाहरुख खान से बहुत दूर है लेकिन राजपाल यादव के पास है, नहीं। जो हमारा लीनियर रिग्रेशन के केस में था कि अगर मेरे पास पॉइंट थोड़ा पास है तो हम उसकी डिस्टेंस निकाल रहे थे, उसकी डिस्टेंस निकाल ले रहे थे, यहाँ पर दोनों ही गलत है। ये अभिषेक है तो अभिषेक ही है, ये जब तक अभिषेक नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा। अगर आप इसके लिए कुछ और भी बोलोगे तो ये गलत ही है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि रिग्रेशन के केस में चेक करने का मेट्रिक डिफरेंट है, कि आपने, चलो आपको बताना था कि 2000 किलोमीटर, आपने बता दिया 2200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसमें हमें पता है कि भाई हम थोड़ी सी दूर ही हैं, आसपास ही हैं हम, ठीक है, आगे पीछे कुछ कर लेंगे, बट इसमें हम नहीं कह सकते। क्लासिफिकेशन के केस में हम ये चीज नहीं बोल सकते कि हम थोड़ी ही दूर है ना, आप गलत हो तो आप गलत हो। तो दैट्स व्हाई प्रिडिक्शंस और एक्चुअल के केस में हमारा आरएमएससी और आर स्क्वायर्ड ये दोनों काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों मेट्रिक है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया है वो एक्चुअल से कितनी दूर पर है। यहां पर हमें सही को सही ही करना है। तो इसके लिए हमारे पास अलग मेट्रिक्स है। इसके लिए एक जो कॉमन मेट्रिक है वो है एक्यूरेसी। अब यहां पर आई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी क्या है कि अगर 0 था और ये आपने 0 मतलब कि ये एक्चुअल था और ये था प्रिडिक्ट, अगर 0 था, 0 प्रिडिक्ट किया तो आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। और अगर 0 था और आपने 1 2 3 कुछ भी प्रिडिक्ट किया तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट। सर ट्रू और फॉल्स? हाँ वही कह लो, जो भी कह लो, लेकिन मतलब यही है कि मतलब मैं कह रहा हूँ 0.0 मिल गया, क्योंकि इसका मैं रीजन बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह मेरे पास कितने थे, 100 कितनी रोज थी, 150 फ्लावर्स थे, ठीक है। इसमें 50 0 थे
50 1 थे और 50 2 थे। जब मैंने प्रिडिक्शंस देखा तो मैंने कहा कि इसमें कुछ मेरे पास गड़बड़ियां आई थी। वो गड़बड़ियां क्या थी? 1 2 3 4 5 6 6 मेरे पास गलत आए थे। ठीक है, तो जहां पर 6 गलत क्या थे, मतलब कि जहां पर या फिर 1 था, 1 की जगह 1 या सॉरी 0 या 2 आ जाएगा तो भी आपको 0 मिलेगा। 2 की जगह 1 या 0 आ जाएगा तब भी आपको 0 मिलेगा। मतलब जो वैल्यू प्रिडिक्शन में है वही वैल्यू जब एक्चुअल में है तभी आपको उसके 1 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 150 थे, 150 में से 6 मेरे गड़बड़ है। 150 में से मेरे 6 गड़बड़ है, मतलब कि 144 जो है वो क्या है? 144 जो है वो जो भी यहां पर था उसी के करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू जो भी एक्चुअल में थी वही वैल्यू मुझे प्रिडिक्शन में मिली है। मतलब कि मेरी एल्गोरिथम ने आउटपुट सही किया है। और 6 के केस में जो भी था यहाँ पर, मतलब जो भी इनपुट था वो चीज यहाँ पर मुझे नहीं मिली है। तो एक्यूरेसी निकालने का तरीका क्या है? सर हाँ सर 1 सेकेंड आप रुक जाना। सर 1 सेकेंड। हेलो हाँ हाँ, रुक गया मैं। सर, ये स्क्रीन को क्या हो गया? क्या हो गया? सर 144 डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा ना? नहीं, स्क्रीन क्या है? किसी की कोई दिक्कत आ रही? कुछ दिख नहीं रहा है? ये ना अभी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं पूरी स्क्रीन अपने आप चल रही है। पता नहीं मुझे। थोड़ा सा मैं तो स्लो, मतलब सर आप कुछ लिखना भी। हाँ, क्योंकि ना एकदम से ऐसा लगा कि सारे नंबर्स, मतलब आपने जो बोला ना वो हाँ बाद में लिखा हुआ आया और एकदम से चला गया पूरा। तो मुझे लगा आप बहुत पता नहीं इसका फास्ट रीजन। निकल गए। ठीक है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, हमारे 6 गलत थे। 6 ऐसे थे जहां पर 1 होना था तो 2 या 0 आया था, जहां पर 0 होना था तो 1 या 2 आया था, जहां पर 2 होना था वहां पर 0 या 1 आया था, जहां 1 होना था वहां 0 या 2 आया था। मतलब जो वैल्यू एक्चुअल थी वो वैल्यू प्रिडिक्शन में नहीं थी। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी होती है जितने सही है डिवाइडेड बाई जितनी वैल्यूज है। तो हमारे 6 गलत थे तो सही कितने हो गए? 144। 144 ठीक है, तो ये 144 डिवाइड बाई टोटल वैल्यूज कितनी थी? 150। ये मेरी 150 एक्यूरेसी आ जाएगी जो भी होगी। तो एक्यूरेसी हमारा एक मेट्रिक है क्लासिफिकेशन में। एक्यूरेसी है फॉर क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसको हम लोग रिग्रेशन में इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि रिग्रेशन में कभी भी एकदम परफेक्ट वैल्यू आती नहीं है, तो उसमें हमारी एक्यूरेसी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए रिग्रेशन में हम लोग आरएमएससी और एस-स्क्वायर चेक करते हैं और क्लासिफिकेशन में हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसका सिंपल सा तरीका है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, जैसे आरएमएससी और आर स्क्वायर जहां से आएगा, इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर और फिर प्रिंट। इसमें भी पहले ट्रू, पहले ट्रू होता है फिर प्रिडिक्शंस होते हैं। हाँ, तो मैं ट्रू हो गया y और प्रेड्स हो गया मेरा ये, तो 0.96 आ गया मेरे पास। और अगर मैं 144 बाई 150 करूंगा तो मेरी 0.96 आएगी। तो जब भी क्लासिफिकेशन हो तो उसमें अगर आपको चेक करना हो कि आपका मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग आसपास नहीं देखते हैं, जो चाहिए था वही मिला कि नहीं मिला। डॉग बोला था तो डॉग ही चाहिए, वुल्फ नहीं चाहिए कि वुल्फ डॉग से थोड़ा पास है, सही तो जा रहा है, नहीं। ठीक, मैं वुल्फ बता दिया तो गलत है, डॉग ही बताना चाहिए था या कैट ही बताना चाहिए था। सो ये थी एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, ये हम लोग एल्गोरिथम कौन सी लगा रहे थे? KNN। अच्छा,
अच्छा, एक चीज क्या मिस हो रही है कि अच्छा, इसमें एक चीज और बनती है हमारी, जिसे कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक। ओके, सही से प्रिंट नहीं किया है। जैसे एक्यूरेसी ने हमें ये तो बता दिया कि 96% एक्यूरेसी है, बट हम लोग किस क्लास में फेल हो रहे हैं ये नहीं बताया। तो उसके लिए होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली जैसे अभी हमारे पास 3 फ्लावर्स है ना, कौन कौन से हैं? सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। ठीक है। तो ये सॉरी, वर्जिनिकल नहीं, वर्जिनिका। ठीक है, इसकी ये मैट्रिक्स बनाती है जिसमें रोज भी यही होते हैं और कॉलम्स भी यही होते हैं। सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। ठीक है। तो एक्स में होता है, मतलब कि इसमें होता है कि भाई की ट्रू और प्रिडिक्टेड, कि ये सब ट्रू है और ये है प्रिडिक्टर। तो इसमें आता है आपका जो, जैसे यहां पर जो हुआ है 50 आया, तो 50 का मतलब क्या है कि ओरिजिनल भी 50 थी और प्रिडिक्टेड भी 50 है, मतलब सारी की सारी सही है। ठीक है। दूसरा आया है मेरे पास 47 और तीसरा भी आया है मेरे पास 47। तो ये बता रहा है कि भाई कि वर्सी कलर में 3 मिसमैचेस हुए हैं और वर्जिनिका में भी 3 मिसमैचेस हुए हैं। 3 क्यों हुए? क्योंकि मेरे पास टोटल सबके दो तीनों के 50-50 थे। तो मेरा जो क्लासिफायर है उस सेटेउसा के लिए तो परफेक्ट है, बट इन दोनों में ये फेल, मतलब फेल क्या हो रहा है, तीन रोज में ये मिसमैच हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन मुझे 0.96 मतलब कि एक्यूरेसी स्कोर से नहीं मिल रही थी। एक्यूरेसी स्कोर मुझे बता रहा था कि बस टोटल ओवरऑल में कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, बट कंफ्यूजन मैट्रिक्स मुझे बताती है कि मेरी कौन सी क्लास में ये फेल हो रहा है। तो ये देख के हम लोग जान गए हैं, जैसे यहाँ पर जो 50, 47 है कि सेटोसा के लिए परफेक्ट है और वर्जिनिका और वर्सी कलर के लिए फेल हो रहा है। और ये चीज हम लोग यहाँ से भी देख सकते थे कि सेटोसा हमारा पहले ही अलग थड़क पड़ा हुआ था, तो इसको तो मिथल से भी हटा सकते, सही कर सकते थे। बट केनन में हम लोग 3 उसमें फेल हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हम लोगों ने केनन लगाई थी 3 नंबर्स के साथ। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? यस सर, आ हाँ। गए थे। यस सर। अगर आपके पास 2 आउटपुट क्लासेस होंगी तो खाली यहाँ पर 2 लेफ्ट में 2 टॉप पर होंगे, 5 होंगी तो 5 लेफ्ट में 5 टॉप पर होंगे। तो अगर आप कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो एक्यूरेसी निकालो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लास में आप फेल हो रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अभी आप आगे आप लोग एक प्रोजेक्ट करोगे डॉग ब्रीड क्लासिफायर का, ठीक है, तो उसमें आपकी 150 ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी मान लो आ गई 70%। ठीक है, अब आप अपने मॉडल को ट्यून करे पड़े हो, ट्यून नहीं करे पड़े हो, देख रहे हो क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ नहीं है। तो आप पहले क्या देखो, पहले आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के देखो कि कौन सी ब्रीड पर फेल हो रहा है। फिर आप जाकर उसकी फोटोज देखो कि क्या उसकी फोटोज ही मेरे पास घटिया है। मशीन लर्निंग क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप घटिया फोटोज ही दोगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो आप उसकी फोटोज देखो, फोटोज सही है कि नहीं, उस ब्रीड की जितनी भी फोटोज आपके पास है ट्रेनिंग डेटा के लिए। अगर सही है तो बढ़िया है, नहीं सही है तो भाई फिर उन फोटोज को सही करो।
अगर वो भी सही है फिर आगे जाके देखो और कहाँ पर फेल हो सकता है इस पर्टिकुलर नीड के लिए। तो आप पूरे मॉडल को ट्यून करने की जगह आप अपनी गलतियां पहचानोगे। अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि आपका मॉडल बहुत अच्छा हो, परफेक्ट हो, लेकिन आपने जो फोटोज दी हैं वो फोटोज आपकी एकदम छोटी छोटी सी हैं, 4x4 बिट की। क्या ट्रेनिंग डेटा पहचानोगे? अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, अच्छा होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग डेटा इतना बड़ा होता है कि आप पूरा ट्रेनिंग डेटा देख नहीं सकते हो। आप पूरा ट्रेनिंग डेटा चेक नहीं कर सकते हो ना। अगर मान लो 1 लाख इमेजेस है, 1 लाख इमेजेस तो आप देख नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप अपना एक मॉडल बनाओगे, देखोगे कहाँ पर बर्बाद कर रहा है, कहाँ पर बेकार काम कर रहा है, फिर आप उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर उसको देखोगे कि हाँ, अब देखते हैं, चलो इसका ट्रेनिंग डेटा देख के देखते हैं ट्रेनिंग डेटा भी सही है कि नहीं है, यस सर। मतलब फोटोज भी सही क्वालिटी की हैं कि नहीं है। तो इसीलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी काफी सही मैट्रिक है। ओके, अगला काम हम क्या करते हैं। अब मेरी 96% एक्यूरेसी तो आ गई, बट इस डेटा सेट पे 96% तो मतलब इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को बस एक चीज और पता है। क्या पता है? हमको पता है कि के एन एन में के हम चेंज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 से देखा है, तो हम लोग 1 से लेकर 12 तक जाते हैं, देखते हैं कि 1 से लेकर 12 तक हमारी परफॉर्मेंस कैसी बढ़ रही है, कैसी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मीटिंग एंड होने वाली है। मीटिंग में एंड करता हूँ, फिर उसके बाद इसकी कोडिंग करते हैं। आप तब तक ज्वाइन करें।